नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश में बड़ी तेज़ी से कन्वर्जन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। विश्व की ज़्यादातर शक्तियां भारत में कन्वर्जन पर्पस से लगी हुई हैं। मैंने दोपहर का लेक्चर दिया था, उसमें ये बताया था कि किस प्रकार से भारत में इस बार क्रिसमस पर लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के उद्देश्य से जितने उनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको सबको कैसे एक्सप्लोर किया, कैसे टेंट लगाए, शॉप्स लगाई और उनको रेवड़ियाँ बांटी। मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से देहरादून और मंसूरी में वहाँ की पुलिस ने धर्मांतरण कर रहे ईसाइयों और पास्टरों की गिरफ्तारियाँ की। मैंने ये भी बताया था कि सीतापुर में किस प्रकार से एक पास्टर और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है और एफसीआरए कानूनों के तहत करोड़ों रुपया उनके अकाउंट में पड़ा हुआ था, तो एफसीआरए के कानूनों का उल्लंघन करके उस पैसे से मतांतरण करवाया जा रहा था। मतांतरण तो हमारे देश में करवाने के पीछे उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से देश को एक क्षुण्ण बनाने से रोका जाए। ये लोगों का कहना भी है और हमारे पूर्वज भी बहुत बार कह चुके हैं कि जब जब हिंदू कटा है, जब जब हिंदू बटा है, तब देश कटा है। हिंदू बटा तो देश कटा, यानी कि हिंदू कम हुआ जिस एरिया में भी, वो हिस्सा अलग देश बन गया, वहाँ प्रशासन अलग हो गया और वो देश जब बना तो वो हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा दुश्मन देश था। आज ऐसे बहुत सारे देश जो अभी पिछले 200 वर्ष में केवल 100 वर्षों में केवल कन्वर्ट हुए या भारत से अलग हुए, वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश के रूप में उभर कर आए हैं और भारत में मतांतरण की गतिविधि वो चलाते हैं, भारत में अवैध गतिविधियां चलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भारत छोड़कर 47 में चले गए, भारत को स्वतंत्र करना पड़ा, ऐसा नहीं है कि वो कर गए, भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। ऐसी विदेशी शक्तियां लगातार भारत में कुछ ना कुछ खेल खेलती ही रहती हैं। जाने से पहले ईसाई यहाँ पर चर्च दे गए और मुसलमान जाने से पहले, पाकिस्तान जाने से पहले भारत में वक्फ दे गए और वक्फ और ईसाई चर्चों के माध्यम से, मिशनरी की प्रॉपर्टियों के माध्यम से भारत में कन्वर्जन और जितना अत्याचार भारत में किया जा सकता है, जितना गड़बड़ किया जा सकता है, वो सब कुछ करने का प्रयास हो रहा है। अब संप्रदाय परिवर्तन, चूंकि भारत विविधता भरे देश है, विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं संसार में। मुझे लगता है जितनी विविधताएं पूरे संसार में होंगी उतनी विविधताएं सिर्फ अकेले भारत में हैं। भारत में 20वीं सदी शुरू होते अंग्रेज़ों ने जो एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन में उसने 4,500 जातियों की चर्चा की थी। अब वो 4,000 जातियाँ किस आधार पर उसने बताई थी ये तो पता नहीं, लेकिन हर एक विभेद, छोटे छोटे विभेद को भी उसने एक अलग जाति बनाने की कोशिश की। हालांकि जाति व्यवस्था भारत की नहीं है, ये एक पुर्तगीज वर्ड है और जाति भारत में ऊंचा नीचा भी, कभी जातियों जो अलग अलग वर्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, उसमें कभी ऊंचा नीचा नहीं होता था। अंग्रेजों ने ऊंचा बताया, नीचा बताया। किसी भी शास्त्र में आपको लोहार और सुनार, बढ़ई और दूसरे काम करने वालों के बीच में कभी आपको ये कोई सा भी ग्रंथ भारत का एंशिएंट है वो ये बताता ही नहीं है कि इनमें छोटा कौन और बड़ा कौन। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी जनगणना करवाते समय जाति जनगणना जब 1931 की करवाई थी, आखिरी जाति जनगणना थी, उसमें वो 4,500 जातियाँ और उनमें भी छोटी बड़ी जातियाँ बताने का उसने प्रयास किया और जातियों को छोटा बड़ा कर दिया। जबकि भारत में किसी भी वर्ण को छोटा नहीं और किसी भी जाति को छोटा या बड़ा कभी माना ही नहीं गया। लेकिन भारत में ही अंग्रेज़ों ने या ईसाइयों ने, मुसलमानों ने आने के बाद तमाम तरह के आयोग और तमाम तरह की रिपोर्टें बनाई। अब छोटी जाति का एहसास करवा दिया, 100 साल तक वो प्रैक्टिस में आ गया। समाज में कुरीति आना स्वाभाविक है और समाज में जो कुरीति आ गई, उस कुरीति को समाप्त करने के लिए 1947 में स्वतंत्रता के बाद हमने पूरे प्रयास करने थे। हमने कुरीति समाप्त करने की बजाय भारत उस समय सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाने में लगा था, तुष्टीकरण करने की पॉलिसी पर लगा था। जिस समय भारत में सुधार होने की आवश्यकता थी, जाति व्यवस्थाओं पर प्रहार, जो अंग्रेजी जाति व्यवस्था थी उस पर जिस समय प्रहार करने की आवश्यकता थी, उस समय हमारे यहाँ नेहरू लियाकत समझौता हो रहा था। पाकिस्तान विभाजन के बावजूद
भारत में मुसलमान कैसे रोका जाए, इसके लिए नेहरू लियाकत समझौता भारत में दिल्ली में हो रहा था। उसका परिणाम बहुत बुरा निकल रहा है। भारत आज फिर से असमंजस स्थिति में आ चुका है। क्या करें आगे? ऐसी सभी स्थितियों में कन्वर्जन भारत में उन जाति कारणों से, उन जातियों को या लोगों को नीचा दिखाकर, पहले उनको निकृष्ट दिखाया जाए, नीचा बताया जाए, और जब वो निकृष्ट या अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ लें तो फिर जाति आधार पर भेद किया जाए और भेद के बाद उनका कन्वर्जन किया जाए। तो ऐसी बहुत बड़ी आबादी जो इनके झांसे में आ गई वो कन्वर्ट हो गई। आज भी वो कर रहे हैं। आज भी मदर टेरेसा जैसे सेंट आ रहे हैं। संत तो नहीं होते, वो सेंट आ रहे हैं, क्योंकि संत कभी ऐसा काम नहीं करता। संत तो मानवता की भलाई के लिए काम करता है, लेकिन ये मानवता की भलाई बाहर दिखाने के बाद कन्वर्जन अंदर उद्देश्य हुआ करता था। इसके लिए वेटिकन लगातार भारत में लोगों को सेंट घोषित करता है और इस प्रकार के लोगों को भारत में भेजता है। तो फिर भारत में ही इस बात को लेकर अब 2000 मुझे लगता है 2004 में एक पिटीशन आई थी, जिस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली, सोनिया गांधी के डायरेक्शन वाली या उनके संरक्षण वाली मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। मनमोहन सिंह की जिस सरकार के समय पर भारत में 2004 में एक पिटीशन फाइल की गई थी और उस पिटीशन में कहा गया था कि रिजर्वेशन, उसमें 1950 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आर्टिकल 341 के तहत ये हुआ था कि भारत में किसी भी प्रकार से जो पिछड़ा है उसमें हिंदू, सिख और बौद्ध को छोड़कर कोई भी संप्रदाय है उसमें पिछड़ा वर्ग काउंट नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का दलित नहीं होगा। लेकिन 1950 के संविधान आदेश 1950 के पैराग्राफ 3 में व्यवस्था की गई थी कि आर्टिकल 341 क्लॉज 1 के तहत भारत में जो 341 के तहत जिनका अनुसूची बनाई जाएगी, उन अनुसूची में जो भी पिछड़ा वर्ग रहेगा उसमें हिंदू, सिख या बौद्ध को छोड़कर, वो भी बाद में जोड़ा गया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है 1966-67 में जोड़ा गया, तो उसको छोड़कर कोई भी अनुसूचित सदस्य नहीं होगा। इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कहा गया कि मुसलमानों में और ईसाइयों में जो दलित है या जो आदिवासी है, जो वनवासी है, उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) का लाभ मिलना चाहिए। अब बात तो एक सामान्य सी है कि ऑर्डर में ये कहा गया क्योंकि ये संप्रदाय अपने आप को अपग्रेडेड मानते हैं, कहते हैं मुसलमान जो है वो अपग्रेडेड है, अल्लाह ने ये ब्ला ब्ला ब्ला। ईसाई अपने आप को कहता है हम मॉडर्न हैं, संसार के आधे कपड़े पहनते हैं और ब्रा ब्रू करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा आधुनिक है, ऐसा वो कहते हैं। जब आप अपने आप को आधुनिक कहते हैं और यही कह के कन्वर्जन करवाते हैं, जब मुसलमान अपने आप को अपग्रेडेड वर्जन कहता है और कहता है सही दीन में पहुंच गए और ये कह के वो कन्वर्ट करवाता है, तो फिर यही ईसाई और मुसलमान संप्रदाय गुरु ये क्यों क्लेम करने पर तुले हुए हैं कि जो कन्वर्ट हो जाता है वो अपना जो उसकी जाति है वो नहीं छोड़ता, जबकि आप जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। इसको 2004 की पिटीशन आते आते वो सुप्रीम कोर्ट में 2021 में या 2022 में टेकअप हो गई। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होने वाले थे और पिटीशन स्वीकार हो गई, यानी कि पिटीशन पर कार्रवाई बढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। केंद्र सरकार उस पर जवाब देती उससे पहले उसने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता का कमीशन बना दिया और उस कमीशन से कहा कि इस पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट मुझे लगा कर दो। 2 साल का उसको टाइम दे दिया, लेकिन ये 2 साल का टाइम लोगों को स्वीकार नहीं था, क्योंकि 30 अगस्त 2022 को ये केंद्र सरकार से उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मान के कहा था। उसके बाद 11 अक्टूबर 2022 और 6 अक्टूबर 2022 ये तारीखें तय की गई। इन तारीखों के बाद केंद्र ने इस पर एक कमीशन बना दिया। उस कमीशन का काम यह है
कि क्या कन्वर्जन के बाद भी किसी भी दलित, जो पहले कन्वर्जन से पहले दलित था, क्या कन्वर्जन के बाद उसको रिजर्वेशन का लाभ जारी रखा जा सकता है। कमीशन अपनी एकेडमिक रिसर्च और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2 साल में अपनी जवाब देगा। अब ये जो कमीशन बनाया गया, इस कमीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज कर दिया गया है और ये कहा गया कि भाई ये कमीशन गलत तरीके से बनाया गया। ये 72 वर्षों से जो कन्वर्टेड लोग हैं उन लोगों को लाभ, उन लोगों के जो राइट हैं उनको एक्सपीडाइट किया जाए, यानी कि उनको जल्दी लाभ दिया जाए, क्योंकि पीढ़ियां खराब हो रही हैं। उनका कहना है कि ये जो सब चल रहा है इससे ये आयोग 2 साल में अपनी रिपोर्ट देगा। ये आयोग सुप्रीम कोर्ट के बैठने के बाद क्यों हुआ। याचिकाकर्ता प्रताप बाबूराव पंडित, मैं फिर से कहता हूँ, याचिकाकर्ता हैं प्रताप बाबूराव पंडित, उन्होंने ये दायर की है। ये पुणे से, महाराष्ट्र से हैं और अपने आप को सामाजिक और शैक्षणिक ट्रस्ट चलाते हैं। इनका कहना है, और ये इनका कहना है कि ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए काम करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारतवर्ष में जो अपने आप को पंडित या ब्राह्मण कहते हैं, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विषय पर काम करने वाले वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव का नाम, बाबा साहब भीमराव का सरनेम अंबेडकर नहीं था। ये तो एक एक्टिविस्ट अंबेडकर हुआ करते थे जो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे। उन्होंने भीमराव के गुणों को देखते हुए, उनके अंदर के महाब्राह्मण को देखते हुए और उनकी विद्वत्ता को देखते हुए अपना सरनेम उनको दे दिया था और ये कहा था कि हम तुमको ब्राह्मण घोषित करते हैं, मेरा सरनेम अडॉप्ट कर सकते हो। तब बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर हुए। तो आप सोच लीजिए कि शुरू से जिन लोगों ने इन विषयों पर काम किया वो मोस्टली ब्राह्मण थे। आज भी अगर भारत में एनजीओस ज़्यादातर देखोगे जो SC ST वर्ग पर काम करती हैं, उनमें मोस्टली यही लोग होते हैं। और ये पिटीशन भी प्रताप बाबूराव पंडित ने दायर की है और इनका कहना है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके जल्दी अधिकारों के लिए ये जो कमीशन केंद्र सरकार ने बनाया है, ये कमीशन उनका टाइम ले रहा है और इस टाइम को कैसे बचाया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस कमीशन को भंग करते हुए इसकी सुनवाई शुरू कर दे। हमारे पास रिसर्च है, उनका कहना है, और हम रिसर्चें फाइल कर देंगे, केंद्र सरकार अपना एफिडेविट फाइल करे। केंद्र सरकार का कहना है कि हम उस पर किस आधार पर एफिडेविट फाइल करें, हमारे पास कोई रिसर्च वर्क नहीं है। रिसर्च वर्क के लिए हमको कमीशन बनाना पड़ता है, वो कमीशन इस पर लाकर रखेगा। इनका कहना है कि अनुसूचित जाति आयोग या इलाय पेरूमल आयोग, मंडल आयोग, गोपाल सिंह आयोग, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय आयोग, सच्चर समिति, ये सभी ऑलरेडी इन पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा आयोग, ये बहुत सारे आयोग ऑलरेडी अपनी सिफारिशें दे चुके हैं। इन आयोगों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाए और इसकी सुनवाई की जाए। केंद्र सरकार का कहना है कि ये सभी आयोग उन विषयों पर थोड़ा बहुत कहते तो हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज कन्वर्टेड दलित की बात नहीं करते हैं और हमें कन्वर्टेड दलित के मामले में निर्णय करना है कि उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए कि न दिया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास एक डिटेल्ड रिसर्च हो। अगर डिटेल्ड रिसर्च नहीं होती है तो हम इस पर निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए इस आयोग के मामले में हम निर्णय लें तो ये आयोग अपनी रिपोर्ट लगाए। मैं अरे भाई आप एक बार चेक करिए, देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ऑडियो नहीं आ रहा है। अभी ऑडियो आना शुरू हुआ क्या? अभी ऑडियो आना शुरू हुआ क्या? कोई जवाब देगा? ऑडियो ज़रा चेक करके बताइए कोई
कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी तरफ तो ये साउंड दिखा रहा है कि ऑडियो आ रहा है, लेकिन आप में से कोई लिखिए। मैं एक बार फिर से इसको स्ट्रीम शुरू करता हूँ, तब मेरे ख्याल से आएगा। फिर से एक बार बंद करके दोबारा नए सिरे से करता हूँ।